हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए आप और एमजेटी ऐप लिख करके सर्च कीजिए। ये खूबसूरत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगी हमारी ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, फ्री में क्विजेस, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और फ्री वीडियोज वगैरह। तो आप सारा चीज का फायदा उठा सकते हैं इस एक एप्लीकेशन से। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये RA शाह जी की जगह पर आए हैं। मालदीव की घोषणा के अनुसार भारतीय व्यापारी कितने दिन के लिए बिना वीजा के मालदीव में प्रवेश कर सकते हैं? तो 90 दिनों के लिए वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। आज भी दो दिवस है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको आज कवर नहीं किया हूं, कल कवर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। एक ही दिन में दिवस के ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं है। 13 फरवरी आज है और आज के दिन दोस्तों एक तो रेडियो डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड रेडियो डे, और एक राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी की याद में। तो दोनों दिवस अभी फिलहाल याद रखना, कल आपको डिटेल में इसके बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल नेशनल प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, उत्पादकता और गुणवत्ता के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। 1958 में स्थापना हुई थी। महानिदेशक हैं अरुण कुमार झा और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी बात करें अगर फरवरी मंथ में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं, तो फरवरी महत्वपूर्ण दिवस में एक तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया, 46वां स्थापना दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया, विश्व दलहन दिवस मनाया गया और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। थीम में आपको क्या याद रखना है? इसकी थीम याद रखना है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, ठीक है। और विश्व कैंसर दिवस की थीम याद रखना है क्लोज द केयर गैप। क्या? क्लोज द केयर गैप, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला, टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो टाटा सन्स के एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये 2017 में नियुक्त हुए थे और अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त हुए थे। 2022 में फरवरी में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन इन 5 सालों में इन्होंने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। टाटा कंपनी का काफी प्रॉफिट भी कराया इन्होंने, ना सिर्फ प्रॉफिट कराया बल्कि इनको लॉस से भी कई बार बचाया। जैसे कि अभी आप देखो टाटा की जो टेलीकॉम्स कंपनी थी, टाटा डोकोमो वगैरह, ठीक है ना, तो उस कंपनी से लॉस हो रहा था लगातार, उस कंपनी को इन्होंने सही टाइम पर बेच दिया। इसके अलावा टाटा ने देखा है आपने कितना ज्यादा एक्विजिशन किया है पिछले दिनों में, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा के लिए बहुत ज्यादा खास साबित हुए, इस वजह से इनको एक बार फिर से अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष। टाटा से रिलेटेड पॉइंट्स की अगर बात करें तो IPL 2022 की दोस्तों इसने स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। एयर इंडिया को इसने एक्वायर कर लिया दोबारा से, महाराजा इज बैक 18,000 करोड़ में दोबारा से 100% इक्विटीज की आ गई है टाटा के पास। TCS ये सेकेंड लार्जेस्ट दोस्तों IT कंपनी बन गई है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ये कंपनी बन गई है। और इसके अलावा टाटा जो कंपनी है ये वैल्यूएशन के मामले में साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसने दोस्तों NINL यानी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि ओडिशा में है, इसको एक्वायर किया। टाटा प्ले नया नाम आया है टाटा स्काई का। टाटा स्काई का नाम बदल करके टाटा प्ले के नाम से रीब्रांड किया गया। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप एक बार फिर से टाटा मोटर्स के पास चला गया, तो टाटा मोटर्स एक बार फिर से इसका टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो ये सभी टाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ओके। और आप देख रहे हैं सब कुछ टाटा कंपनी के फायदे वाली ही चीजें हैं, तो ये सबके पीछे हाथ है एन चंद्रशेखरन का। चलिए अगला देखते हैं। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
एक्चुअली में इस पुस्तक का नाम होना चाहिए भारत अफ्रीका रिलेशंस, ठीक है ना, ये हिंदी हो गया है रिलेशन, क्योंकि नाम तो नाम है, ठीक है ना। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों राजीव कुमार भाटिया ने। किसने? राजीव कुमार भाटिया ने लिखा हुआ है। एम्बेसडर हैं, ये राजदूत हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ठीक है ना, चेंजिंग हॉरिजन्स, तो ये है इनकी ये पुस्तक। ओके, तो राजीव भाटिया भारत और अफ्रीका के संबंधों के बारे में इस पुस्तक में बताए हुए हैं। ये इनकी तीसरी किताब है। पिछले दिनों में कौन कौन सी किताब आया थी चर्चे में? एक तो आया था फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी जी ने लिखा है इसको। आईपीएस हैं, फर्स्ट महिला आईपीएस बनी थी ये, अब नहीं है, ठीक है, अब तो ये पुडुचेरी की अभी गवर्नर पद से रिटायर हुई हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से। ऑपरेशन खत्म, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल ने लिखा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक ने लिखा। और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष जी ने लिखा। क्लियर? ये सारी की सारी पुस्तकें अगर आप बार बार ऐसे रिवीजन करते रहोगे तो आपका याद हो जाएगा। वैसे आज वीकली करंट अफेयर का भी रिवीजन आपका कराया जाएगा, क्योंकि आज है संडे और फिर से वीकली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हुई है पिछले हफ्तों से। तो अब भी आज को आपको वीकली करंट अफेयर रिवाइज कराया जाएगा। वीकली के माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए, आप यहाँ पर 30 मिनट लगाओगे, 30 मिनट लगाओगे और 35 मिनट जो भी होगा, 30 से 35 मिनट आप लगाओगे और इस 30 से 35 मिनट में आपका हफ्ते भर का एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो ये 30 से 35 मिनट लगा देने से अगर आपका 1-2 मार्क्स कंफर्म हो जा रहा है तो क्यों ना आप ये 30 से 35 मिनट इन्वेस्ट कर दो। हफ्ते में एक ही बार तो है, तो आप लोग वीकली करंट अफेयर भी ऐसे ही देखा करो जैसे डेली करंट अफेयर देखते हो। अगला, हाल ही में जारी EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान में है? तो EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार जारी किया गया है अभी। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो 2021 आया है, यानी लोकतंत्र सूचकांक 2021 आया है, इसमें भारत ने छलांग लगाते हुए 46वें स्थान हासिल कर ली है। आपको याद होगा दोस्तों, बहुत बार मैंने आपको बताया भारत 53वें स्थान पर था, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में 53वें स्थान पर था भारत। भारत अब आ गया है 46वें स्थान पर डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक में। जारीकर्ता कौन है ये भी बड़ा पूछा जाता है, तो जारीकर्ता याद रखना है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, टॉप पर कौन है? टॉप पर एक बार फिर से नॉर्वे है, पिछली बार की तरह। इसको स्कोर मिला है 9.75 का। सेकंड पर न्यूजीलैंड, स्कोर 9.37। थर्ड पर फिनलैंड, स्कोर 9.27। भारत का स्कोर है 6.91 और 46वें स्थान पर है भारत। पिछली बार 53वें था। अच्छा, पड़ोसी देश कहां पर है? 104 पर है, ठीक है, पाकिस्तान 104 पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अध्यक्ष हैं रॉबिन क्यू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संजीव बर्नवाल ने किस बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दिया? एक्चुअली में यहाँ पर बैंक नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये ग्रुप था, ग्रुप से ही इसी का यूनिट है बैंक, ठीक है ना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ लिखा हुआ है, जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज होना चाहिए था, सर्विसेज, ये ज्यादा सही होगा, ठीक है। यानी उस पूरे के पूरे बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उस बोर्ड के सीईओ थे और उसी बोर्ड, जैसे मैंने आपको एचडीएफसी उस दिन बताया था ना, एचडीएफसी के कई प्रोडक्ट हैं, उसमें से एक है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अलग होते हैं और एचडीएफसी के अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इंश्योरेंस का अलग ले लो एचडीएफसी में, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का अलग है। ऐसे ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज जो है उसके सीईओ थे संजीव बर्नवाल। यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के पद से। ओके, 2022 से 14 फरवरी से इनका इस्तीफा प्रभावी होगा, मान लिया गया है, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है इस्तीफा भी। 2005 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और KR राममूर्ति इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? जीवा कार्यक्रम, तो जीवा प्रोग्राम दोस्तों नाबार्ड ने शुरू किया है। नाबार्ड ने शुरू किया। नाबार्ड आप जानते हो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है और इसका अध्यक्ष कौन है ये भी पूछा जाता है। तो नाबार्ड के बारे में ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, पहले आप जानो ये जीवा कार्यक्रम है क्या। ये एक प्रकार से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा।
नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और गोविंद राजुलू चिंटाला जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने हायर एजुकेशन का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक समझौता किया हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ये समझौता हुआ है। तेलंगाना की ही राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद दोस्तों वहाँ पर इंग्लिश और आर्ट्स और भी जो भी एजुकेशन है उस सिस्टम को बूस्टअप देने के लिए, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ये इंश्योर किया जाएगा इस समझौते के तहत। ओके, अब तेलंगाना आया है। तेलंगाना आप देखो मैप में है कहाँ पर, ये रहा। भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। हालांकि अभी भारत में राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन जब ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तब बना था 29वां राज्य। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से तो अलग ही हुआ था, महाराष्ट्र से शेयर करता है और ये कर्नाटका से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। हैदराबाद है राजधानी। के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर सीएम। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी। हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील याद रखना है, भद्रकाली झील भी यहीं पर है। श्री शरण टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा चार मीनार हैदराबाद में है, गोलकुंडा का किला यहाँ पर है, बिरला मंदिर है, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ई बुक के बारे में तो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, ठीक है ना। ई बुक्स तो आई हुई हैं, आप इसको ले भी सकते हो। मंथली के अलावा आप ईयरली ई बुक भी ले सकते हो। बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, ईयरली ई बुक भी आती हैं, 6 मंथ की भी आती हैं। आपको कॉम्बो वाले सेक्शन में जाना है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान का बैच आया है, और कल एक बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सजेशन दिया, आप में से कुछ स्टूडेंट ने सजेशन दिया कि एक एक डेमो क्लास जो है वो फ्री कर दीजिए, जिससे डेमो क्लास देख करके आइडिया लग सके, उसके बाद बैच परचेज किया जाए। तो ये आइडिया अच्छा लगा आप लोग का सजेशन, ऐसे ही सजेशन देते रहा करो। तो क्या किया गया है, इस इस बैच में जा करके सभी में देखिएगा एक एक वीडियो ऊपर टॉप पर पिन कर दी गई है और वो फ्री कर दी गई है डेमो के लिए। तो जाइए डेमो देखिए कैसे है, डेमो क्लासेस कैसे चल रही हैं, और इसके बाद इस बैच को परचेज कीजिए। आपको कूपन कोड यूज करना है सुमित 33 SUMIT33। इस कूपन कोड को अगर आप यूज करोगे तो अब 33% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ऑफर भी जल्द ही खत्म हो सकता है, तो आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे महंगे अभी तक दोस्तों ईशान किशन बिके हुए हैं। IPL का ऑक्शन चल रहा है और ये मेगा ऑक्शन चल रहा है। मेगा ऑक्शन 2022 IPL का ये 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में चल रहा है, ठीक है ना। और अभी तक ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हुए हैं। मुंबई इंडियंस ने इनको दोबारा से लिया हुआ है 15.25 करोड़ में। पिछली बार अगर पूछा जाए तो पिछली बार क्रिस मॉरिस ये जो है ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। 16.25 करोड़ में इनको खरीदा गया था। 15.25 करोड़ में ईशान किशन को खरीदा गया है इस बार मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस की तरफ से पिछली बार भी खेलते थे, इस बार भी इन्हें मुंबई इंडियंस ने ही खरीद लिया है। IPL का ऑक्शन कैसे होता है, कैसे खिलाड़ियों की नीलामी होती है, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको 2 दिन पहले ही बना करके दे दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए चैनल पर देखिए, वीडियो सर्च कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे खिलाड़ी रिटेन किए जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, और इस बार जो 2 नई टीमें आई हैं वो कैसे रिटेन करेंगी या वो कैसे साइन करेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आएगी। अच्छा, फिलहाल आज भी ऑक्शन चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इनसे महंगा कोई खिलाड़ी बचा होगा, मतलब खरीदा जाएगा। कारण ये है दोस्तों कि अब जो आप अगर उस दिन की वीडियो देखे होगे तो बताया था मैंने कि एक कोटा मिलता है, 90 करोड़ का ही एक कोटा मिलता है कि सभी टीमें 90 करोड़ ही खर्च कर सकती हैं। तो उनमें से कल ही के दिन में मैक्सिमम पैसे खर्च हो चुके हैं, तो अब बहुत कम पैसे बचे हुए हैं। यानी कि अभी आप देखो 20, 25, 22 ऐसे ही करोड़ रुपए सबके पास बचे हुए हैं, और सबको 8-8, 7-7 खिलाड़ी लेने हैं। तो आप सोचो कि अगर इसी में से किसी एक को अगर 15.25 करोड़ से ज़्यादा का खरीद लिया जाएगा तो बाकी को 5 करोड़ में कैसे 6 से 7 खिलाड़ी खरीदेंगे। इस वजह से मुझे तो लगता है कि अभी ईशान किशन ही सबसे महंगे रहने वाले हैं खिलाड़ी IPL 2022 में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया। अगर मान लीजिए कोई अपडेट होता है तो आपको कल की वीडियो में जरूर बता दिया जाएगा कि कौन सबसे महंगा खिलाड़ी बना, ठीक है। वैसे जब तक नहीं होता तब तक यही मान कर चलिए आप कि ईशान किशन इस बार सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बने हुए हैं,
चेन्नई सुपर किंग के दीपक चहर को 14 करोड़ में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग ने दोबारा से, और ये बने हैं दूसरे महंगे खिलाड़ी। ओके, फिलहाल आईपीएल 2022 आया है, इसके बारे में जानते हैं। टाटा, अभी मैंने आपको बताया, टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है वीवो को भगा करके। 15वां इस बार का एडिशन है। इस बार 10 टीमें खेलेंगी। 2 नई टीमें आई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या होंगे कैप्टन, लखनऊ सुपर जायंट्स के लोकेश राहुल होंगे कैप्टन। बाकी चीजें मैंने आपको उस दिन की वीडियो में बना करके दे दी थी। आप लोग कहोगे तो आईपीएल शुरू होने से पहले आईपीएल के इतिहास पर भी एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए। चलिए अगला, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए आरबीआई ने थीम क्या चुना है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी आरबीआई का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इस बार जो मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या? गो डिजिटल गो सिक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आरबीआई के द्वारा 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में इस बार फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है। देखिए ये निश्चित नहीं होता है, पिछली बार 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच में मनाया गया था, ठीक है ना। 2016 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, लेकिन जब आरबीआई डिसाइड करती है तभी मनाया जाता है। तो इस बार क्या मनाया जा रहा है? 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है, ठीक है, 2022 वाला। अब इसमें गो डिजिटल गो सिक्योर थीम चुना गया है। क्यों मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो दोस्तों, डिजिटल में जो फ्रॉड होते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में, या डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधाएं कैसे आसान बनाई जा सकती हैं, इसमें कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है, धोखाधड़ी से ग्राहकों को कैसे बचाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आरबीआई ये प्रत्येक वर्ष मनाता है। आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुई थी। आगे चल करके 1 अप्रैल 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, और इसके पहले गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है ना। और इसके सीडी देशमुख जी पहले भारतीय गवर्नर हुए। सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर हुए। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने आपको जब बताया है आरबीआई, तब एक पॉइंट जरूर बताया है कि नोटबंदी के टाइम पर, यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जब हुई थी, उस टाइम पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है आपको, उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित आर पटेल जी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि नोटबंदी के टाइम पर गवर्नर कौन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल अभी एक रिपोर्ट और आई है, हो सकता है कल के वीडियो में लूँ या फिर हो सकता है ना ही लूँ इसको, क्योंकि आरबीआई ने अभी 10वीं बार लगातार मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में कोई परिवर्तन ना करने की घोषणा की है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स घोषित किया गया है, तो इसमें फिर से वही पुराने रेट्स हैं। यहाँ पर मैंने सबको लिख दिया है। रेपो रेट है 4.0%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25% और CRR जो है वो 4.00% है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं आपको कल वीडियो लेता हूं तो आपको सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी भी फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में एचआईवी के सह खोजकर्ता ल्यूक मॉन्टेग्रियर का निधन हो गया। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। ये एचआईवी के सह खोजकर्ता थे। एचआईवी आप जानते हो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके सह खोजकर्ता थे ल्यूक मॉन्टेग्रियर। इनका अभी हाल ही में 89 साल की उम्र में हो गया है निधन। 89 ईयर की उम्र हो गया है निधन। ये फ्रांस के एक बहुत ही फेमस वायरोलॉजिस्ट थे और इनको 2008 में एचआईवी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साथ में, ठीक है, साझा किया था इन्होंने। एचआईवी के वायरस की खोज 3 जनवरी 1983 से पेरिस में ही शुरू हो चुकी थी। अच्छा, एचआईवी से होता है एड्स, AIDS। आप एड्स का बताएंगे फुल फॉर्म, क्लियर। अच्छा दोस्तों, आपके लिए एमजेटी एजुकेशन मंडे से बहुत अच्छी चीजें ला रहा है, तो आप मंडे से बहुत शानदार चीजें पाओगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। निश्चित तौर पर आपको अब मंडे से और भी बेहतरीन तरीके से चीजें मिलेंगी और भी ज्यादा चीजें मिलेंगी। क्या कुछ मिलेगा मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके। चलिए, तो अब बस फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर आज के दिन के। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपके लिए क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अगला, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है?
अच्छे क्वेश्चन है दोनों, दोनों के बारे में जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा इस एप्लीकेशन को, एमजेटी ऐप सर्च करके, और इस पर आप फ्री में क्विज सॉल्व कर सकते हो, पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में प्राप्त कर सकते हो, और हमारे पेड वीडियो कोर्सेज ले सकते हो। बेस्ट ई बुक्स आती हैं, आप उनको ले सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टेलीग्राम से भी आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।